एंकर पर्सन नादिया नकी ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया नकी, 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला सामने आ गया है, लेकिन तजाद दूर नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तजाद दूर नहीं हो रहा, तजाद उन लोगों के लिए दूर नहीं होगा जो इसको समझने से कासिर हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर आया था जब, तो उस वक्त भी काफी चीजें वाज़ेह थी, लेकिन फिर वजाहत मांगी गई थी, जिसपे वजाहत फिर हमने देखा कि 13 सितंबर या 14 सितंबर को आज जज साहिबान ने दी। अलबत्ता इस तफसीली फैसले के हवाले से ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर बड़ी बात थी, इसका बड़ा इंतजार था और इसकी टाइमिंग भी इंतहाई अहमियत की हामिल है इस वक्त। वो कि ये पहले ही पता था कि ये सितंबर में जॉट डाउन किया जाएगा, और ये लेकिन इंतहाई अहम फैसला था जिसे मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत और सियासी दावपेच जो है वो तब्दील हुए हैं। लिहाजा पहले तो जो एतराजात उठ रहे थे मेरे ख्याल से बजा थे कि तफसीली फैसले को जल्द अज जल्द और ऐसे किसी मामले पर जिसकी वजह से पूरी सियासी ढांचा आपका अगर हिला हुआ हो तो फिर आपको फौरी तौर पर देना था। लेकिन बहरहाल अब जब ये 70 सफात पर मुश्तमिल फैसला आया है 8 अक्सरियती जजेस का, तो इससे बहुत सारी चीजें वाज़े मेरी नजर में, जितना अभी मेरे नजर से गुजरा है, ज़ाहिर है 70 सफात अभी पूरे तो नहीं पड़े, लेकिन जो इसके चीदा पॉइंट्स हैं उससे ये वाज़े है कि तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर भी आयद की गई है, जिसने मुल्क में एक आईनी इदारा जिसमें साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करना है। साफ और वाज़े अल्फाज में कहा गया कि 2024 में वो अपने इस किरदार को बखूबी नहीं निभा पाया। दूसरी बात, इस फैसले के अंदर ये भी वाज़े कर दिया गया है जो सवालात उठ रहे थे और खुसूसन हुक्मरान जो जमात है उसकी तरफ से और उसके इत्तेहादियों की जानिब से भी उठ रहे थे कि जिन्होंने मांगा नहीं, उन्हें बगैर मांगे, यानी जिस जमात में उनका मकसद तहरीक इंसाफ था कि बगैर मांगे उनको रिलीफ दिया गया, तो उसके हवाले से उन्होंने ये भी वाज़े किया है इस फैसले में कि वो फरीक बनने की दरख्वास्त दे चुके थे, यानी इसकी भी वजाहत उन्होंने इस तफसीली फैसले में कर दी है। अब इस फैसले के क्या असरात होंगे, देखें ये तो बड़ा इस वक्त जो अभी इफ्तिखार शराजी साहब भी कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तें इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जिन पर इन्हिसार था मौजूदा हुकूमत को साइनी पैकेज को पास कराने के लिए, वो तो उन्हें समझ में आ गया कि पहली कोशिश के अंदर उन्होंने उनके हक में वोट नहीं डाले। लिहाजा उसके बाद आपने देखा कि फौरी तौर पर कौमी असेंबली के स्पीकर ने और फिर इसी तरह से सिंध और पंजाब असेंबली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर ये याद दहानी कराई कि पार्लियामान ने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है और उसके तहत पार्लियामान की बालादस्ती को कबूल करते हुए इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। अब इसमें भी देखें बड़े डिवीजन हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन उस फैसले के जो इफेक्ट्स हैं उसको पार्लियामान की कानून साजी ने खत्म कर दिया है। लेकिन जो कानूनदान हैं वो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनली भी और वैसे भी किसी भी कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इतलाक करना, इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता और इससे मसाइल और ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इस फैसले के बाद अगर सियासी मंजरनामे पे देखें तो बहुत सारे इबहाम उसी तरह से रहेंगे और उसी तरह की एक डिवीजन नजर आएगी जो अब तक हमें नजर आ रही है कि फैसले का इत्तलाक इलेक्शन कमीशन पर वो कहते हैं कि वाज़ेह है और करना है, और जबकि दूसरे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी पार्लियामान ने कानून साजी कर दी है और पार्लियामेंट की हुक्मरान जमात भी यही कहती है, लिहाजा मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अच्छा नादिया, ये भी बताइएगा तफसीली फैसले में जो 2 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है उनके हवाले से भी काफ़ी सख्त अल्फाज मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इस पर क्या कहेंगी? लेकिन ये तो इस बात को एकदम अया करती है कि विदिन जो अदलिया है उसके अंदर भी माहौल इस वक्त काफी गर्म है और उतना साजगार नहीं जितना कि समझा जाता था। और इसकी एक नजीर ये भी मिलती है कि गुज़िश्ता 2 रोज कबल हमने देखा कि जो वजाहती बयान आया था इन 8 जज साहिबान की जानिब से इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के लिए, और वो भी बड़ी उसकी टाइमिंग के ऊपर भी बड़े सवाल उठे, उससे भी ये समझ में आता है कि देखें अदलिया के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफ मौजूद है उसमें दोनों अतराफ जो है वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और हमें उसकी नजीर मिलती है कि जो एकदम यकायक हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया
جو کہ یقیناً آئین کے اندر اس کی گنجائش ضرور ہے، لیکن اتنی اجلت میں کرنا اور پھر جو انہوں نے شکوں کی ترامیم کی وہ تو وہی تھی جس کے لیے حکومت نے قانون سازی کی تھی، یعنی کہ بینچ کی تشکیل کے لیے ماسٹر آف دا روسٹر کبھی بھی چیف جسٹس نہیں ہو سکتا، کسی چیز کو چینج کر کے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اب اس میں ترمیم کرنے کے بعد واپس ایک طرح سے وہ پاورز چیف کو واپس دے دی گئی ہیں، تو اس پر بھی سوال اٹھے اور یہ اختلاف بھی نظر آیا۔ اور پھر اس فیصلے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو وضاحتی بیان ہے اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے رجسٹرار سے جواب طلب کیے۔ ایک اور کنٹروورسی بنی کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک جو عدلیہ کی سائیڈ ہے وہ اس وضاحتی بیان کے حوالے سے ناخوش ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر جواب بھی طلب ہو۔ تو یہ جو وضاحتی بیان ہے اور یہ دو ججز کے حوالے سے اختلافی نوٹ پر کامنٹ کرنا 8 اکثریتی جج کا، میرے خیال سے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح سے اختلافات عدلیہ کے اندر بھی اس وقت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نادینہ کی یہ بتائے گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، اور اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ریسنٹلی ہماری سیاست پاکستان کی پولیٹکس چل رہی ہے اس پہ کیا اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں یہ سب ابھی بڑے اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ اس وضاحتی بیان کے اندر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا نا، یہ تو ابھی تفصیلی فیصلہ آیا ہے، لیکن 8 اکثریتی ججز نے یہ پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو تنبیہ کی تھی انہوں نے کہ آپ کو فوری طور پر فیصلے پر اطلاق کرنا ہے، تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملنی ہیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو الیکشن کمیشن کو پھر ظاہر ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ اب قانونی کوئی چارہ جوئی کی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، کیا کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک الگ جسے کہتے ہیں نا جنگ چھڑ چکی ہے۔